नमस्कार बच्चों, आपका मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है। हमारे जिले की जिला अधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जयराजन और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर से जब भी अपने घर पर आएं तो आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक आपको धोना है और फिर उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पीने में भी और अपने हाथ पैर धोने में भी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं राजकुमार जैन आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। नमस्कार बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं लेसन नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर को आपको विशेष रूप से प्रतिदिन अपने नोट्स बनाकर देखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चूंकि पाठ का नाम है विद्युत रसायन, तो यहाँ हम बात करेंगे विद्युत के प्रवाह की। इसकी बात करें विद्युत के प्रवाह की, विद्युत के चालन की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, इनकी हम बात करेंगे। किस प्रकार से विद्युत का चालन होता है। तो जो विद्युत का चालन होता है वो आखिर होता किस किस तरीके से है। आपको ध्यान हो, आपके घर में विद्युत आती है तो ये जो विद्युत आपके घर में आती है ये कैसे आ रही है? तो आप सीधा सा आंसर देने वाले हैं कि ये हमारे पास तारों से आने वाली है। तो जब ये तारों से आपके पास आती है तो यहाँ माध्यम क्या है? जो तार है उसमें ऐसा क्या है कि विद्युत आपके पास तक पहुंच रही है। दूसरा, आप अक्सर देखते होंगे कि अगर कोई हमारा जैसे हमारी कोई सेल है, उस सेल में भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना तार के एनर्जी विद्युत जो होती है प्रवाहित हो जाती है। तो वहां हमारा विद्युत जो प्रवाहित हुआ उसका माध्यम क्या है? तो ये दो प्रकार का मैंने आपको बात करी कि ये दो प्रकार के विद्युत का चालन करने का तरीका है। जानते हैं आप कि पहले तरीके में किस प्रकार से होता है चालन? नहीं जानते? अरे भाई सिंपल सी बात है, पहले में जो चालन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालन होता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक चालन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चालन कौन कौन से पदार्थों में मिलता है भाई? ये मुख्य रूप से मिलता है धातुओं में। इसलिए जो आपके घर तार आया है वो तार कौन सी धातु का रहता है? एल्यूमिनियम का रहता है, कॉपर का रहता है और कभी कभी लोहे का भी रहता है। कुछ तार आपके लोहे के भी रहते हैं। तो ये तार आपके घर तक पहुंचे हैं और ये धातु के बने हैं। किस चीज के बने हैं? धातु के बने हैं। तो जब हमारा कंडक्टेंस चालन विद्युत का इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक चालन। समझ में आई आपको? और जो ये पदार्थ हैं जो इस कोई चालन को करते हैं उन्हें हम कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। तो ये जो क्रिया हुई, विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गई, इसको क्या कहेंगे हम? विद्युत चालन। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विद्युत का प्रवाहित होना विद्युत चालन कहलाता है। डेफिनेशन आई, विद्युत चालन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विद्युत का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विद्युत चालन कहलाता है।
तो ये हुआ हमारा विद्युत चालन। क्या हुई विद्युत चालन की डेफिनेशन? एक सिरे से या एक जगह से दूसरे सिरे तक विद्युत का प्रवाहित होना विद्युत चालन कहलाता है। इसे हम वैद्युत भी लिख सकते हैं और विद्युत भी, बात एक ही है। विद्युत चालन कहलाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विद्युत चालन कहलाता है। एक स्थान से, यहां से ए से बी तक अगर विद्युत प्रवाहित हो रही है, ए से पहुंचती है बी तक, तो विद्युत का चालन है। और ए से बी तक जब यह पहुंची तो इसमें ये जो वायर है, ये जो तार है, इसके द्वारा ये ए से बी तक गई, तो इस तार को कहेंगे चालक। और अगर ए से बी तक ये जो बी तक पहुंची विद्युत, तो ये सॉल्यूशन विलयन जो भी है, ये इसका माध्यम बना, ये भी क्या कहलाएगा? चालक। तो ये चालक हुए और ये इधर से वहां तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत का जाना विद्युत चालन कहलाता है। अब ये चालन मैंने आपको बताया दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। तो पहला चालक जो आपने यहां देखा तार में, इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक चालन। जब विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक सिरे से दूसरे सिरे पर किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तब उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालन। जब विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालन कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऐसे पदार्थों को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं वे क्या हैं? धातु है मुख्य रूप से। क्या है? धातु। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी आदि। Fe, कॉपर, Al, Au, Ag आदि ये हमारे धातु हैं। इसलिए इन्हें हम एक और नाम देते हैं धात्विक चालक। क्या कहते हैं? धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। तो ये वे पदार्थ हैं जिनमें चालन
इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अर्थात वे पदार्थ जिनमें चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है धात्विक चालक कहलाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। अब दूसरे प्रकार का चालन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? उसको कहते हैं आयनिक चालन, क्योंकि ये चालन जो होगा आयनिक कंडक्टेंस, विद्युत का एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्या? विद्युत चालन। और अगर वो आयनों के थ्रू हो रहा है तो उसे बोलेंगे आयनिक चालन। वह चालन जिसमें विद्युत का प्रवाह कहाँ होता है? एक सिरे से दूसरे सिरे पर कैसे हुआ भाई? मुक्त आयनों के द्वारा, मुक्त आयनों के द्वारा होता है, आयनिक चालन कहलाता है। और ये पदार्थ जिनसे आयनिक चालन होता है, ऐसे पदार्थ विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इन्हें, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर अंग्रेजी में। इनमें जो चालन होगा इसका माध्यम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना होके फ्लो ऑफ आयंस। आयनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत को ले जाने की प्रक्रिया जब होती है तो ये होता है विद्युत चालन बाय आयंस, आयनिक कंडक्टेंस। तो यहाँ जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो हमें बात करनी है वो आयनिक कंडक्टेंस की बात करनी है। यहाँ हम जो बात करेंगे आयनिक चालकताओं की विशेष बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम सेल पढ़ेंगे। तो सेल में क्या होता है? सेल में विलयन होता है, और साथ साथ जब हम धातुओं का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम मेटालिक कंडक्टर भी पढ़ेंगे, धात्विक चालन भी पढ़ेंगे। तो ये मेटालिक कंडक्शन और आयनिक चालन आपको समझना है। ये हो गई इनकी परिभाषाएं। अब अगर हम थोड़ा सा इनके अंतर की बात करें तो जो धात्विक चालक हैं उनमें चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और जो विद्युत अपघटनी चालक है उनमें चालन किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा होता है। दूसरा अगर हम अंतर देखें, जो हमारे धात्विक चालक हैं उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जो हमारा तार है वह तार झुकातू रहता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता। लेकिन जो हमारा आयनों के द्वारा चालन है उसमें हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थ अपघटित हो जाते हैं, आयन में चेंज हो जाते हैं। जैसे NaCl लेंगे तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना देता है, तो वहां हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे धात्विक चालक हैं अगर हम उनमें ताप बढ़ा देते हैं तो उनकी चालकताएं घट जाती हैं, लेकिन आयनिक चालकता में ऐसा नहीं होता। आयनिक चालकता में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। कारण समझिए, जो हमारे धात्विक चालक हैं उनमें ध्यान करिए, कर्नेल मैंने आपको बताया था धात्विक चालक में, जब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, जब मैंने आपको क्रिस्टल पढ़ाए थे
तो उसमें जब हमने क्रिस्टल पढ़ा था तो एक हमने मेटेलिक क्रिस्टल भी पढ़े थे, धात्विक जालक जिसमें दिखाया था, तो उसमें हमने ऐसे बनाया था, सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए थे। याद आ रहा है आपको? इस प्रकार जैसे एक धातु आयन है तो इसमें अगर हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे गमन कर ही रहे हैं, लेकिन जो आयन होते हैं ये आयन भी क्या करने लगते हैं, ये इस प्रकार से देखो ऊपर नीचे ऐसे कंपन करना शुरू करेंगी। तो जब ये आयन ऊपर नीचे जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है भाई, और ये ऊपर नीचे होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अड़ेगा या नहीं अड़ेगा? अड़ेगा ना। तो जब ये अड़ेगा तो विद्युत का चालन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि ये विद्युत के चालन में हिंड्रेंस पैदा करता है और ये तब ताप के प्रभाव से होता है। लेकिन आयनों जब हमारे विलयन होता है तो उसमें आयनों की गति बढ़ जाती है। आयन अगर यहाँ है और उसे यहाँ तक पहुंचना है तो टेम्परेचर अगर इसका बढ़ाएंगे तो ये तेजी के साथ विलयन में, ये हमारा विलयन है, तो यहाँ तेजी के साथ गति बढ़ेगी तो यहाँ तक आसानी से जल्दी से पहुंचेगा और आवेश को तेजी से ले जाएगा। इसलिए चालकता का मान हमेशा देखा जाता है धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, घट जाता है, और हमारे विद्युत अपघटनी चालकों में बढ़ जाता है। तो विद्युत अपघटनी चालक की हम बात कर रहे थे, तो विद्युत अपघटनी चालक कौन कौन से हो सकते हैं भाई? ये हमारे होते NaCl, H2SO4, HNO3, सोडियम एसीटेट आदि के विलयन आदि, ये हमारे वे पदार्थ हैं। तो ये जो विद्युत अपघटनी पदार्थ हैं ये चालन करते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो चालन नहीं करते। तो हम इन पदार्थों को चालन के आधार पर दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये होता है विद्युत अपघटय। ये जो विद्युत अपघटय होते हैं, ये विद्युत अपघटय वे पदार्थ हैं, देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूं, वे पदार्थ जो गलित अवस्था में अथवा विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। विद्युत अपघटय कहलाते हैं। ये मुक्त आयन देते हैं जिनके कारण चालन होता है। चालन होता है, जैसे H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, NaCl, Na2SO4 आदि। अब ये जो पदार्थ है, जैसे NaCl रहा तो दो आयन दे देगा, इसलिए ये आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। अब ये जो पदार्थ हैं, आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा चालन। जिसमें आयन आसानी से अधिक बनेंगे तो वे फटाफट चालन उसमें अधिक होगा।
तो यदि जो पदार्थ है वो उसके आयन कम बन रहे हैं तो उसमें चलन कम होता है, और जिसमें आयन अधिक होते हैं उसमें चलन अधिक होता है। तो अब ये जो विद्युत अपघटन हैं ये भी अपघटन के आधार पे कितने अपघटित हो रहे हैं, अर्थात कितने वियोजित हो रहे हैं। देखो NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित हो गया। अगर ये पूर्ण वियोजित हो जाता है, चाहे गलित अवस्था में हो चाहे विलयन में हो, विलयन मतलब किसी विलायक में घोलने पर, तो चाहे ये गलित अवस्था में, गलित का मतलब है कि किसी में घोला नहीं गया है, स्वयं ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आ गया है और गल के आया है, तो इसलिए गलित अवस्था होती है। तो NaCl गलित अवस्था में भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाता है और जल में भी घुलकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। तो यहां ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आंशिक आयनित होंगे या आंशिक वियोजित होंगे। ऐसे पदार्थों को हम इन विद्युत अपघटन को दो कैटेगरी में रख लेंगे, एक वे जो पूर्ण वियोजित हो जाते हैं और एक वे जो आंशिक वियोजित होते हैं। तो उनके नाम होते हैं, पहला नंबर हो जाएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। नोट्स आपको बनाते चलना है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाई, अभी देखो यहां भी विद्युत अपघटन नंबर 1 लिखा था, यानी कि कुछ बाकी है। तो अब ए पार्ट डाल लेते हैं हम, और इसको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। प्रबल विद्युत अपघटन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये कौन से पदार्थ हैं? वे पदार्थ जो प्रत्येक सांद्रता पर, चाहे विलयन तनु हो चाहे सांद्र, प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। ठीक है भाई। जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और इनसे बने लवण, इनसे बने लवण, जो इनके लवण होंगे प्रबल अम्ल के होंगे, प्रबल क्षार के होंगे, ठीक है। ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल किसी से क्रिया करके लवण बना लें, किसी क्षार से, या प्रबल क्षार बना लें, तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। देखो वैसे तो प्रबल अम्ल की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको याद करने हैं बस थोड़े से ही। एक तो आप याद रख लें H2SO4, एक आप याद करें HNO3 और एक आप HCl। क्लियर? 3 हमारे प्रबल अम्ल। एक और याद कर लो HBr, बस इतना आपके लिए काफी है, इससे हमारा काम चल जाता है। प्रबल क्षार में आप याद कर लें NaOH और KOH, बस 2 ही कर लें। तो ये हमारे प्रबल अम्ल होगी, प्रबल क्षार होगी और प्रबल विद्युत अपघटन भी होगी। तो भाई प्रबल विद्युत अपघटन कैसे होगी? क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे ही डालो विलयन में तुरंत आयनित, कंप्लीट, बचने का नहीं कुछ भी, टोटल का टोटल वियोजित हो जाएगा। जैसे हम वियोजन की मात्रा निकालते हैं ना, क्या वियोजन की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था आपको? तो किसी पदार्थ के मोलों का व्यंश जो वियोजित होता है क्या कहलाता है? हमारा वियोजन की मात्रा कहलाता है। अब इसमें वियोजन की मात्रा कैसे निकली भाई? वियोजन की मात्रा निकली वियोजित हुए मोल और बटे कुल मोल बराबर क्या हो गया हमारा? वियोजन की मात्रा। तो अंश निकल जाएगा।
अब अगर हमने 1 मोल लिया और वो पूर्ण रूप से वियोजित हो गया, तो वियोजित होने वाले मोलों की संख्या कितनी? 1। और टोटल मोल कितने थे? 1। तो 1/1, तो कुल वियोजन की मात्रा कितनी आ गई? 1। तो ऐसे जो पदार्थ हैं जिनकी वियोजन की मात्रा 1 होती है, 1 मतलब 100% वियोजित, और 1 से ज्यादा वियोजन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मोल तो लिए 2 और वियोजित हो जाए 3, है ना, तभी तो परसेंटेज बढ़ेगी। 100% वियोजित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ, प्रबल अम्ल ये हमारे 4 याद कर लो, प्रबल क्षार अपने 2 याद कर लो, और अब इनसे बने लवण के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। बस इतना ध्यान रखो, इसमें से SO4, इसमें से NO3, इसमें से Cl, इसमें से Br, माने इसमें सारे अम्लों में से नेगेटिव पार्ट निकाले, और इसमें से सोडियम और इसमें से पोटेशियम। तो कितने हो गए? 6 हो गए। SO4, NO3, Cl, Br, Na और K। जिस भी यौगिक में इन 6 में से एक भी दिख जा, वो प्रबल विद्युत अपघट है। सिंपल सी बात है। और जिस भी यौगिक में इनमें से एक भी नहीं है, दुर्बल विद्युत अपघट है। ये तो होगी प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट की सिंपल सी पहचान, जिससे हमारा आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। वैसे तो इसकी डेफिनेशन, फिर उसके वो सब प्रायोगिक मान है, अपना काम इससे चल जाता है। तो ऐसे ये पहचान हो गई हमारी फिलहाल। तो अगर मैं लिख दूं CH3COONA, तो ये कैसा विद्युत अपघट है? प्रबल, क्योंकि Na है। मैं लिखूं NaCl, कैसा विद्युत अपघट है? प्रबल, क्योंकि Na भी है और Cl भी है। इसमें तो भाई दोनों ही हो गए। ठीक है। अगर एक ही होता तो ये हो जाता NH4Cl, लो भाई प्रबल विद्युत अपघट है, क्योंकि Cl बैठा, और भाई अमोनियम सल्फेट, भाई SO4 है, तो प्रबल विद्युत अपघट है। ये सब लवण है। क्या है? लवण। ऐसे लवण जो इन 6 में से किसी एक से बनेंगे, वे हमारे क्या कहलाएंगे? प्रबल विद्युत अपघट कहलाएंगे। समझ में आई बात? और दूसरा होता है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट। क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट। अब दुर्बल विद्युत अपघट की बात कर लेते हैं भाई। बी, दुर्बल विद्युत अपघट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वे पदार्थ जो तनु विलयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट कहलाते हैं। ठीक है जी। जैसे इसके लिए भी वही दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और इनके पारस्परिक लवण, या पारस्परिक लवण इसलिए लिखा है कि ये लवण जो है इन्हीं से बनेंगे, बस इन्हीं के आपस में संयोग से। वे किसी से भी बना सकते थे। जैसे दुर्बल अम्ल में हम ले लें, अम्ल हो गया H2CO3, HCN, एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। और भी हो सकते हैं। दुर्बल क्षार NH4OH, FeOH का होल थ्राइस, CuOH का होल ट्वाइस। और अब देखो लवण जो इन्हीं से बनेगा, NH4 होल ट्वाइस, CO3 अमोनियम कार्बोनेट, CH3 COO NH4,
NH4CN, FeCN का होल ट्वाइस या होल थ्राइस, फेरिक साइनाइड या फेरस साइनाइड। अब देखो भाई, यहां जो मैंने आपको पदार्थ बताए, इनमें आप देख लो, उन 6 में से कोई एक है क्या? कहीं Cl है, SO4 है, NO3 है, Br है, Na है, K है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये सब दुर्बल विद्युत अपघट है और इनकी वियोजन की मात्रा का मान 1 से कम होगा, क्योंकि पूर्ण वियोजित होने पे 1 होती है और ये तो पूर्ण वियोजित नहीं होते, तो इसलिए वियोजन की मात्रा कैसी होगी? 1 से कम होगी। कैसी होगी भाई इनकी वियोजन की मात्रा? 1 से कम। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, आंशिक आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। तो ये मैंने आज आपको प्रबल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय की पहचान बता दी। अब ध्यान करो, 1 नंबर लिखा था वहां विद्युत अपघटय और दूसरा नंबर होता है विद्युत अनपघटय। क्या होता है? विद्युत अनपघटय, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनकी बात हमने करी थी थोड़ी सी, कहा? पार्ट 2 विलयन में। उसमें बार बार कहते थे अवाष्पशील विद्युत अनपघटय पदार्थ। विद्युत अनपघटय पदार्थ वही होते हैं जिनके विलयन में विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आयन नहीं बनते हैं। तो क्या परिभाषा? वे पदार्थ जिनके विलयन में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत अनपघटय। अनपघटय, अन माने नहीं, अपघटय माने अपघटित, ये अपघटित नहीं होते। ये तो देखो खुद चीख चीख के कह रहा कि मैं विद्युत द्वारा अपघटित नहीं होऊंगा, अर्थात आयन नहीं बनाऊंगा। विद्युत अनपघटय कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोस, चीनी, यूरिया आदि के विलयन। देखो ये पदार्थ बार बार आते रहते हैं, इनके सूत्र तो आपको रटे होने चाहिए। C6H12O6, C12H22O11, NH2CONH2 आदि पदार्थ, ये विद्युत अनपघटय पदार्थ होते हैं। तो आज हमने सीखा विद्युत चालन किसे कहते हैं, विद्युत चालन कितने प्रकार से होता है। जो 2 प्रकार से मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और आयनों के द्वारा। जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है उन्हें हम धात्विक चालक कहते हैं, और आयनों के द्वारा जो होता है उन्हें हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। और विद्युत अपघटनी चालक भी हमने पढ़े 2 प्रकार के, एक प्रबल विद्युत अपघटय और एक क्या पढ़ा हमने? दुर्बल विद्युत अपघटय। जो प्रबल विद्युत अपघटय है वे पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जो दुर्बल विद्युत अपघटय है वे पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, आंशिक वियोजित होते हैं। और एक तरह के पदार्थ होते हैं विद्युत अनपघटय, जो विद्युत का चालन नहीं करते। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत अनपघटय। इन पदार्थों के विलयन में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि मुक्त आयन नहीं देते हैं। तो आज का ये लेक्चर हुआ, इसके नोट्स आप स्वयं तैयार करें। कल हम आपको इनमें चालन जो हुआ उनमें जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो विभव उत्पन्न होगा। धारा आवेश का एक जगह से दूसरी ओर जाना धारा, विद्युत धारा कहलाता है। प्रवाहित विद्युत धारा का प्रवाह है, और यहां से यहां तक आवेश पहुंचा वो तो विद्युत धारा, और विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो कार्य हुआ उसे हम विभव कहेंगे, और इनमें जो रोक डालेगा उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। ये सब बातें हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और एक बात, यदि आपका कोई भी ऐसा भाई बंद है, कोई दोस्त है जो कक्षा 12 में पढ़ता है और अभी क्लासों से वंचित हो रहा है,
किसी भी विद्यालय का हो, किसी भी जिले का हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड का, वहां पर पाठ्यक्रम चलता हो या एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हों, तो आप तुरंत उसे हमारी ये वीडियो भेज दीजिए और उसे कहिए कि इनसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दे। और आपने गलती कर रखी है शायद कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। जो लास्ट में जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक लाल बटन आता है, लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसे दबा दो और दबाने के बाद फिर एक घंटी आती है, उस घंटी को बजा दो। तो आपको, अगर आप क्लास में नहीं भी हैं तो तुरंत जैसे ही वीडियो डलेगी आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा और आप समझ जाएंगे कि मुझे आज दूसरा लेक्चर पढ़ना है। आप ही नहीं, अगर आपका फोन आपके पास नहीं, आपकी मम्मी के पास है, आपके पापा के पास है, आपकी दीदी के पास है, तो उन्हें भी पता लग जाएगा और वे तुरंत कहेंगे लो भाई अपनी पढ़ाई कर लो, नेक्स्ट लेक्चर आ गया है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।